नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका GSIQ में। और जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। इसका जो अध्याय 12 है वो हम पढ़ रहे थे। इसका नाम है नगर पालिका शक्तियाँ और अपराध। इसमें टोटल धाराएं हैं 200 से लेकर 297 तक। इससे पहले वाले वीडियो में हम धारा 200 से लेकर के 220 तक देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम आगे वाली धाराओं के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार उनको जा करके देखें, ताकि चीज़ें लिंक होंगी और आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। उनको बार बार देखोगे, बार बार रिवीजन करोगे तो आपको ज़्यादा याद होगा। और इनका याद करने का एक ही तरीका है कि बार बार आप इनको सुने, बार बार याद करें, बार बार इनको रिविज़न करें। ठीक है, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले है धारा 221। 221 में लिखा हुआ है कि परिसर के स्वामी को अन्य व्यक्तियों की भूमि से, ये परिसर का स्वामी अलग व्यक्ति है, फिर अन्य व्यक्ति अलग व्यक्ति है। अब इसको इसकी ज़मीन से लेकर के पाइप ले जाने का, नाली ले जाने का अधिकार होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा इसको? उसके लिए देखो, पहले तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी को आवेदन करेगा। ठीक है, फिर आवेदन करके मुख्य नगर पालिका अधिकारी को विश्वास दिलाएगा कि भाई साहब, ये जो है एकमात्र उपाय यही है कि मैं इस व्यक्ति की भूमि में से पाइप लेकर जाऊँ या नाली निकालूँ। अगर ये नगर पालिका को, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ऐसा लगता है कि यही एकमात्र उपाय है, तो वो आपको अनुमति दे देगा। अनुमति देने के बाद में आप क्या करेंगे, जो मल नाली है या जो भी पाइप है वो व्यक्ति की स्थावर संपत्ति से आप ले जा सकते हो। ठीक है, उसके पास या ऊपर नीचे जो भी हो वो ले जा सकते हो। इसकी लिखित आदेश दिया जाएगा। कौन देगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। उसके बाद ये जो स्वामी है इसको भी सुनवाई का मौका दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो भूमि है उसका उपयोग आप अन्य कार्य के लिए नहीं कर सकते। आपका उपयोगिता के अलावा अधिकार नहीं होगा। आपने इधर से पाइप निकाला तो केवल पाइप, ऐसा नहीं है दुकान बना करके बैठ गए। ठीक है, तो उपयोगिता के अलावा कोई अधिकार नहीं होगा। उसके बाद अब आदेश मिल गया आपको, नगर पालिका ने आपको आदेश दे दिया। उसके बाद आप क्या करोगे? देखो, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में आपको कार्य पूरा करना होगा। कोई भी कार्य कर रहे हो तो सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में होगा। ठीक है, उस समय आप कभी भी भूमि में प्रवेश कर सकते हो, अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हो। सूर्यास्त के बाद रात में आप काम नहीं कर सकते। स्थावर जो संपत्ति है उसको कम से कम हानि पहुंचाई जाएगी। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपको निकालनी 2 फुट की नाली है और आपने खोद दिया उसको कम से कम 10 फुट, ऐसे नहीं है। कम से कम नुकसान करते हुए आपको नाली बनानी है। कार्य, और इस कार्य को जल्दी से जल्दी, ऐसे नहीं कि 1 महीने तक बैठ के खोद के कि हाँ चलो ठीक है काम होता रहेगा, ऐसे नहीं। जितना जल्दी संभव हो सके शीघ्र अतिशीघ्र कार्य को पूरा करवाया जाएगा। दूसरा, अगर आपने कोई भी खोदा, मतलब खाई खोदी है, तोड़ी हुई है या उठाई हुई भूमि को स्वयं के खर्चे पर, ठीक है, आपको इस दोबारा से जो पुरानी स्थिति है पहले वाली स्थिति में लाने के लिए खर्चा स्वयं को देना पड़ेगा आपको। और दूसरा, अविलंब, मतलब शीघ्र अतिशीघ्र कार्य करना पड़ेगा। अगर इससे कोई हानि हुई है, मान लो कोई पाइप टूट गया या जो भी है हानि हुई है, तो उसकी क्षतिपूर्ति भी आपको दी जाएगी, स्वामी को। ठीक है, तो इसके बाद में आगे क्या है कि अगर स्थावर संपत्ति जिस पर आप नाली ले जाके, मतलब जैसे यही था ना कि आप यहाँ थे, फिर ये स्वामी भी था, इसकी भूमि के ऊपर से आपको नाली लेके जानी थी, नगर पालिका को आपने बोला। ठीक है, तो अब ये जो है स्थावर संपत्ति होगी इसकी। अब इस स्थावर संपत्ति पर आप नाली लेके जा रहे हो। ठीक है, अब पहले मान लो कि इस भूमि के ऊपर खाली पड़ी थी, प्लॉट था खाली। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं था। अब पता चला कि यहाँ पे भवन निर्मित होने वाला है, मतलब अब पहले यह स्वामी खाली पड़ा था, अब वो आ गया, तो यहाँ पे भवन निर्माण किया जा रहा है। तो अब क्या करेगी नगर पालिका, मुख्य नगर पालिका अधिकारी आपको लिखित आदेश देगी कि भाई साहब, जो आपने नाली बनाई थी, लिखित आदेश द्वारा जो पहले व्यक्ति ने नाली बनाई थी उसको हटाने का आदेश दिया जाएगा। और जो जमीन है, जो स्थावर संपत्ति है, उसको पूर्व स्थिति में लाया जाएगा, वो भी स्वयं के खर्चे पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखो धारा 222 में लिखा हुआ दायी व्यक्ति, जो उत्तरदायी व्यक्ति है, इसके लिए उसको नोटिस देने के पश्चात मुख्य नगर पालिका अधिकारी कार्य निष्पादित, कुछ कार्य है, मान लो कोई कार्य है, मल निकास का है, जल निकास का है, जो भी कार्य है उसके लिए कोई व्यक्ति उत्तरदायी है, तो उसको पहले नगर पालिका क्या करेगी, नोटिस देगी कि भाई साहब आप ये काम करो, और उसको निश्चित समय दिया जाएगा। अगर वो निश्चित समय में कार्य नहीं करता है तो फिर नगर पालिका स्वयं उस कार्य को करेगी और उसका जो खर्चा है वो उसी व्यक्ति से लिया जाएगा। ठीक है, ये कहती है धारा 222। देखो, अध्याय 12 जो है वो बहुत ईजी है। ठीक है, ये बिल्कुल धाराओं को देखते ही आपको समझ में आ जाएगी क्या कहना चाह रहा है।
बिल्कुल ऐसे जैसे धारा में लिखा हुआ है सेम वो वाली चीज़ें नीचे मिलेंगी आपको। जैसे इसको देखो, धारा 223 को देखो, कार्य का अनुगप्ति धारी प्लम्बर द्वारा किया जाना। अब सीधी सी बात है, काम कौन करेगा? अनुगप्ति धारी प्लम्बर, मतलब जिसके पास लाइसेंस है वो प्लम्बर कार्य करेगा। अब इसके क्या क्या होंगे वो नीचे लिखा हुआ है। पहले तो प्लम्बर को लाइसेंस प्रदान करेगी नगर पालिका। उसके बाद में मामूली प्रकृति के कार्य, छोटे मोटे कार्य हैं, कोई पाइप बदलना है, नल लगाना है, इन कार्यों को छोड़ करके जो बड़े कार्य हैं वो प्लम्बर के द्वारा, जिसके पास लाइसेंस है वही कर सकेगा। ठीक है, वो कैसे? मान लो कि ये है, मतलब पूरे शहर में पाइपलाइन जा रही है और कम से कम 8-10 फीट का पाइप है, इसमें पानी बह रहा है। ठीक है, अब इसमें से किसी को कनेक्शन लेना है, छोटा सा कनेक्शन लेना है किसी को। अब कनेक्शन लेना है तो कोई मामूली प्लम्बर है, मतलब कोई नॉर्मल, उसको ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब वो मान लो कि यहाँ पे कनेक्शन लगाए और ये पूरा पाइप फूट जाए तो कम ये नुकसान हो जाएगा ना, पूरा पानी बह जाएगा, उसको इतना नॉलेज भी नहीं है। लेकिन जो लाइसेंस जिसको मिलता है उसको पहले से ट्रेनिंग होती है, उसके पहले ट्रेनिंग करवाई जाती है, उसको पहले सिखाया जाता है, उसके ऊपर टेस्ट भी लिया जाता है, तो उसको पता होता है कि कौन से काम को किस तरीके से करना है। तो अगर वो करेगा तो सही रहेगा, और अगर दूसरे से कराओगे तो उससे नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसे काम को लाइसेंसधारी जो प्लम्बर है उन्हीं को दिया जाता है। अब देखो, जो ये लाइसेंसधारी प्लम्बर है उनके लिए क्या क्या है, ठीक है, तो उनके लिए जो नगर पालिका शर्तें, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, मार्गदर्शन आदि निर्धारित कर सकती है। जो वो काम करेंगे उनको काम करने के लिए बुलाएंगे तो उनकी फीस भी पहले से डिसाइड होगी, तो ये काम करोगे तो इतनी फीस होगी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कोई कार्य किया और उसमें गलती आ गई तो उन कार्यों की शिकायतें कौन सुनेगा? उनको निस्तारण करना नगर पालिका का काम है। फिर प्लम्बर के द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर उसका लाइसेंस रद्द कर सकती है। तो ये प्लम्बर के संबंध में क्या है, प्रावधान है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए धारा 224 में लिखा हुआ कतिपय कार्यों का प्रतिषेध, मतलब कुछ कार्य ऐसे हैं जिनके लिए बिल्कुल ही मनाही है। ठीक है, आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते उनको। तो वो कौन कौन से कार्य हैं? अगर आप अपने आसपास देखते हो तो बहुत सिंपल कार्य हैं, आपको वैसे याद हो जाएंगे, एक बार रीडिंग लगाओगे याद हो जाएंगे। ठीक है, कोई व्यक्ति है, कोई नगर पालिका का अधिकारी है, कोई काम कर रहा है, वहाँ पे कोई कार्य प्रगति के ऊपर है, वहाँ उसने कोई खंबा लगाया, ठीक है, कोई स्तंभ लगाया या फिर कोई पर्दा वर्दा जो भी लगाया, उसको आप नहीं हटा सकते पहली बात तो। ठीक है, हटाने का काम नहीं करेगा कोई भी व्यक्ति। जो अधिकारी कोई कार्य कर रहा है, मतलब कहने का मतलब उसके कार्य में बाधा नहीं डालेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, नगर पालिका से संबंधित किसी ताले, वाल, पाइप, जैसे वो नगर पालिका पानी सप्लाई करती है, जलापूर्ति होती है, तो उसमें क्या है, शिफ्ट होती है, टाइम फिक्स होता है, इसमें इधर मोड़ना है, फिर उसको इधर मोड़ना है, फिर इधर मोड़ना, तो उसके लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है पहले से। तो उसके अलावा आप ऐसे नहीं कि कोई भी जाए और बोलो पानी भर गया अपना तो मोड़ दो उसको, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो उसको ना तो आप तो कोई तोड़ेगा, ना घुमाएगा, ना खोलेगा, ना ही बंद करेगा। जो व्यक्ति जिसके लिए नियुक्त किया गया है वही काम करेगा। ठीक है, दूसरा कार्य ये है। फिर नगर पालिका के लिए जल मार्ग, जल आपूर्ति, सीवेज, मल नाली, इनको बाधित नहीं करेगा, इनके कचरा नहीं डालेगा, प्लास्टिक की थैलियाँ नहीं डालेगा। ठीक है, ये इसके लिए मनाही है। उसके बाद में नगर पालिका से संबंधित किसी भी ताले, ये तो हो गया। उसके बाद नगर पालिका की किसी नाली में, मल नाली में प्लास्टिक की थैलियाँ नहीं डालोगे। ठीक है, डेयरी या सुअर पालन आदि के अपशिष्ट पदार्थ को नहीं फेंका जाएगा। उसके लिए नियत स्थान जो नगर पालिका ने डिसाइड कर रखा है वहीं आप डाल सकते हो, लेकिन अपन तो कहीं भी डाल देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जुर्माना है। उसके बाद मल जल संबंधी कार्य के संबंध में कोई प्रवेश, निरीक्षण, जांच आदि के लिए नगर पालिका अधिकारी को बाधित नहीं करेगा कोई भी। अगर वो जांच करने के लिए आया है या फिर कहीं जा रहा है तो उसके लिए आप उसमें बाधा नहीं डाल सकते, उसके कार्य में, इसको कहते हैं राज कार्य में बाधा डालने के लिए आपको जुर्माना हो सकता है। उसके बाद देखो, किसी जल संकर में स्नान, जैसे कोई आपने फिल्मों में देखा हो ना, धोबी घाट होता है, वहाँ पे खूब सारे लोग कपड़े धो रहे होते हैं या कहीं स्नान कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप उसको प्रदूषित नहीं करोगे। ठीक है, जैसे किसी जल संकट में स्नान नहीं करोगे, पशु को स्नान नहीं कराओगे, परिवेश का कोई कूड़ा करकट गंदगी नहीं फैलाओगे, सिंक नाले में प्रदूषित जल को नहीं मोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे स्थान जो नगर पालिका ने फिक्स कर रखे हैं, जैसे अब कपड़े धोने के लिए फिक्स कर रखा है उसको, धोबी घाट है, अब वहाँ जाकर आप अपने पशुओं को नहलाने लग जाओ तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे काम जहाँ जल संकट के लिए जो स्थान नियत है वही काम किया जाएगा, उसको प्रदूषित नहीं किया जाएगा। फिर धारा 225 क्या कहती है, मलवाही संक्रमणों के परिवर्तन और रख रखाव को सौंपा जाना। ठीक है, मलवाही जो कार्य हैं उनके परिवर्तन और रख रखाव के लिए किसको सौंपेंगे, तो मल वहन प्रभार का बिल भी बनाना।
और उनका संग्रहण करना, ये सारे जो कार्य हैं ये नगर पालिका या तो स्वयं कर सकती है, या किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है, या किसी एजेंसी को ठेका दे सकती है। कोई कंपनियां होती हैं, एजेंसी होती हैं, अभिकरण होते हैं, उनको ठेका दे सकती है कि भाई ये जो कार्य है वो आप कर सकते हो, ठीक है, उनसे कार्य करवा सकती है। उसके बाद में देखिए धारा 226 में लिखा हुआ है ठोस अपशिष्ट प्रबंध और उसके हस्तन के संबंध में नगर पालिका के कर्तव्य। क्या क्या कर्तव्य हैं ठोस अपशिष्ट प्रबंध में? एक तो नगर पालिका जो है वो केंद्र सरकार ने कानून बना रखा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो इस अधिनियम के अकॉर्डिंग ही आप ठोस अपशिष्ट का प्रबंध करेंगे, ठीक है। इनमें जो काम लिखे हुए उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे, उसके लिए आप प्रबंध संग्रहण भंडारण ये करेंगे। उसके लिए देखो नगर पालिका या तो इस अधिनियम के अकॉर्डिंग खुद कार्य करे, ठीक है, या फिर क्या करे किसी प्राधिकारी को नियुक्त कर दे, एक अधिकारी को नियुक्त कर दे, भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, या फिर किसी एजेंसी को या अभिकरण को ये जिम्मेदारी दे दे। तो उसमें क्या होगा, एक तो जो नियम घर से जो है नियमित रूप से डेली घर से कचरा संग्रहण करना, ओके। उसके बाद जैसे होटल है, भोजनालय है, कार्यालय, वाणिज्यिक जो भी हैं गंदी बस्तियां, उनमें अपशिष्टों का प्रबंध करना। फिर वधशालाएं, मांस मछली बाजार, फल सब्जियों, बायोडिग्रेडेबल कचरे का समुचित उपाय करना, ठीक है। मतलब ये कार्य हैं जो नगर पालिका स्वयं भी कर सकती है, किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकती है, और या फिर किसी को कंपनी या एजेंसी को दे सकती है, ठीक है। तो ये होगी धारा 226। उसके बाद देखिए धारा 227 अध्याय 12 जो है वो बहुत ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरा जैसे ये धाराएं लिखी हुई हैं एज इट इज ऐसे कैसा है, बहुत ईजी लैंग्वेज में, ठीक है। तो इनको आप केवल एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, बार बार सुनेंगे तो ज़्यादा याद होगा, इसलिए आप वीडियोज़ को बार बार देखें, ठीक है। उसके बाद देखिए धारा 227 में लिखा हुआ ठोस अपशिष्टों का प्रबंध, ठीक है, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। उसके बाद में बिल बनाने, प्रभारों के संग्रहण और उनको सौंपा जाना। तो सीधी सी बात है, तो नगर पालिका स्वयं करे, नगर पालिका स्वयं नहीं करती है तो फिर किसी एजेंसी को सौंप सकती है, बहुत ईजी है। फिर आगे देखिए धारा 228 में लिखा हुआ ठोस अपशिष्टों का नगर पालिका की संपत्ति होना। वह नगर पालिका ने जो भी कचरा जो भी इकट्ठा किया है गाड़ियों में नियमित रूप से डेली लेके आती है, उस कचरे पर संपत्ति का किसकी संपत्ति हो गई, वो नगर पालिका की संपत्ति हो गई। और नगर पालिका जो है इस संपत्ति को कैसे भी बेच सकती है, कैसे भी जला सकती है, कहीं भी जाके डाल सकती है, ये नगर पालिका की संपत्ति हो गई। अब आप उसमें ऐसे नहीं कर सकते, जैसे मान लो कि नगर पालिका वाली कचरा की गाड़ी आपके यहाँ पे घर पे आई और आपने गलती से उसमें अपना जो भी सामान है वो चाहे वो अपशिष्ट था जो भी आपने डाल दिया, फिर दूसरे दिन पता चला कोई आया कि यार उसमें तो कीमती सामान रखा हुआ था, तो अब आप नगर पालिका को जाके ऐसे नहीं कर सकते कि हमने जो कचरा डाला था वो वापस दो, क्योंकि हमारे उसमें कीमती सामान था, ठीक है। तो अब नगर पालिका की कोई जिम्मेदारी नहीं है, एक बार कचरा डल गया गाड़ी के अंदर तो डल गया, अब वो किसकी संपत्ति हो गई, वो नगर पालिका की संपत्ति हो गई। तो अब आप उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये है कि ताकि लोग बाद में क्लेम नहीं करें कि हमारी संपत्ति जो है वो कीमती सामान चला गया, ये नगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं है, आप पहले से ध्यान रखें। तो नगर पालिका द्वारा संग्रहित लोग कचरा पात्र, जो कचरे के डिब्बे रहते हैं उसमें भी आपने कोई सामान डाल दिया, ठीक है, वो ये सारी किसकी संपत्ति है, नगर पालिका की। नगर पालिका जैसे उचित समझे उसका व्ययन कर सकेगी, ठीक है। यह है धारा 228। उसके बाद देखिए धारा 229 में लिखा हुआ है ठोस अपशिष्टों के व्ययन, ठीक है, कैसे भी बेचना, कैसे भी उसका अधिकार किसी को सौंपना, सारी चीजें। अंतिम व्ययन, ठीक है, धारा 228 देख रहे थे हम, धारा 229 में देखिए ठोस अपशिष्टों के व्ययन और अंतिम व्ययन के लिए स्थान नियत करना, ठीक है। भाई जो भी ठोस अपशिष्ट है उसके लिए फिक्स स्थान निश्चित किया जाएगा, भाई यहाँ सारा कचरा इकट्ठा करेंगे, फिर उसका जो भी है उसका शुद्धिकरण करना या उसमें से काम की चीज़ें निकालना, उसको अलग अलग करना, वो सारे काम बाद में होंगे। तो नगर पालिका स्वयं या तो देखो या तो स्वयं करेगी या किसी अभिकरण को सौंप देगी, ठीक है। उसके बाद विकास योजना और भूपयोग नियंत्रण से संबंधित नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। ऐसे नहीं कर सकते कि भाई जैसे अब हमने पहले पढ़ा था कि नगर पालिका की घोषणा होती है तो उसमें स्थान फिक्स किया जाता है, भाई आवासीय कॉलोनी होगी, यहाँ शैक्षिक संस्थाएं होंगी, यहाँ बिजनेस होगा, यहाँ पे बाजार होगा, ये सब चीज़ें पहले से फिक्स होते हैं। वैसे नहीं कि भाई यहाँ पे ये औद्योगिक नगरी है और आपने ये ज़मीन अभी खाली पड़ी हुई किसी ने ली थी, उद्योग बनाए नहीं, तो आपने ऐसे नहीं कि यहाँ आकर के कचरा इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया,
तो आप इनके भू उपयोग नियंत्रण के संबंधित नियमों का उल्लंघन नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद में कोई विधि मान लो बनी हुई नहीं है, ठीक है, तो उसके अभाव में व्ययन की अंतिम विधि राज्य सरकार के अनुमोदन से बनेगी। राज्य सरकार की अनुमति से आप विधि बना सकते हो। उसके बाद देखिए धारा 230, धारा 230 में लिखा हुआ परिसरों के स्वामियों, ठीक है, परिसरों के स्वामियों और अधिभोगियों का ठोस अपशिष्ट के उत्पन्न होने के स्रोत पर ही भंडारण करने का कर्तव्य। तो जो परिसर होते हैं, उनके जो स्वामी हैं, जो अधिभोगी हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, ठीक है। ये कॉलोनीज हैं, सोसाइटी हैं, कोई कंपनीज है, ठीक है, तो इनके क्या क्या कर्तव्य हैं। इनके कर्तव्य देखो, एक तो परिसरों में नियमित आधार पर झाड़ू और लगवाएंगे और साफ सफाई करवाएंगे, पहली बात। दूसरा, जो कचरा होता है, अलग अलग कचरा होता है, जैसे आप हॉस्टल में गए होंगे तो वहाँ पे लाल नीला ऐसे डब्बे हरे वो रखे होते हैं कचरा डालने के लिए, तो वो अलग अलग कचरे होते हैं, अलग अलग डिब्बे होते हैं अलग अलग कचरे के लिए, ठीक है। तो इसमें देखो आपस में जो अपशिष्ट है वो आपस में मिले नहीं, ठीक है, उसके लिए क्या करोगे, अलग कचरा पात्र या थैलियाँ जो आती है ना, प्लेट थैलियाँ, उसमें डाल देते हैं कचरे में, वो जो डिब्बा है उसमें लगा देते हैं और फिर ऐसे कैसे उस थैली को डालकर बाहर डाल के आ जाते हैं। तो 3 ऐसे कचरा पात्र अलग अलग रखोगे, जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैव अपशिष्ट है, उसके लिए अलग से कचरा पात्र रखा जाएगा। पुनः प्रसंस्करण योग्य जो कचरा है उसको अलग से रखा जाएगा, उसके लिए डब्बा। और घरेलू हानिकारक पदार्थ युक्त कचरा है तो उसके लिए अलग से जो है वो कचरा पात्र रखा जाएगा। उसके बाद में इन कचरा पात्रों की भी नियमित रूप से सफाई होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कूड़ा करकट, घन उत्पादक पदार्थ, गंदगी, व्यवसायिक कूड़ा, मृत जानवरों के शव, जीव चिकित्सा अपशिष्ट आदि को एकत्र करना, इसके लिए नगर पालिका स्थान फिक्स कर सकती है, आप इधर उधर नहीं डाल सकते। उसके बाद देखिए धारा 231, धारा 231 में लिखा हुआ सहकारी आवासन, सोसाइटी, अपार्टमेंट, ये तो आपने देखा ही होगा अगर आप जयपुर में या कहीं भी शहरों में रहते हो तो वहाँ पे सहकारी आवासन, सोसाइटी, या टीवी के अंदर खूब सारे जो सीरियल्स आते हैं उनमें आपने देखे होंगे, ठीक है, संगम, सोसाइटी वगैरह आदि का, कि इनके क्या क्या कर्तव्य हैं, ठीक है, वो कर्तव्य देखिए। तो वे सभी प्रकार के अपशिष्टों के लिए अस्थायी भंडारण व अलग अलग सामुदायिक कचरा पात्र निस्तारण, ये तो कचरा पात्र रखेंगे अलग अलग और थैलियाँ अवेलेबल होनी चाहिए। तो उनका क्या कर्तव्य, उनका कर्तव्य है कि वे सभी प्रकार के अपशिष्टों के लिए अस्थायी भंडारण के लिए अलग अलग कचरा पात्र रखेंगे, ठीक है। और दूसरा, निस्तारण थैलियाँ, जो ब्लैक थैलियाँ आती है ना, उनको कचरा पात्र के अंदर फिट कर देते हैं, फिर ऐसे कैसे उसको निकाल के कचरे वाली गाड़ी में डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए धारा 232 में लिखा हुआ कि प्रतिषेध, मतलब कुछ काम के लिए, कुछ कार्यों के लिए आपको मनाही है, और ये किसके बारे में, कचरे के बारे में। जैसे एक तो आप सार्वजनिक स्थान पे कचरा नहीं फैलाएंगे, ठीक है, ना ही किसी को फैलाने देंगे, ये भी आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। उसके बाद भवन के कूड़ा करकट को सार्वजनिक मार्ग पे आप जो घर का जो कचरा है वो हर कहीं नहीं डालोगे, ठीक है। सार्वजनिक मार्ग पे, स्थान पे, खुली जमीन देखिए आपने, चलो यहाँ पे कोई खाली प्लॉट पड़ा उसमें डाल दें, ऐसा भी नहीं डाल सकते आप, वो कचरे वाली गाड़ी आएगी उसमें अंदर आपको डालना पड़ेगा। दूसरा, घृणित पदार्थों को सार्वजनिक स्थान पर फैलने से रोकना, जैसे किसी का बेचारे कोई मृत जानवर है या सब, मतलब ऐसा कोई पदार्थ जिससे मतलब स्मेल फैले या बदबू फैले, उसको आप घृणित पदार्थों को कहीं कहीं नहीं डाल सकते। फिर मृत जानवर के शव या उनके किसी भाग को ऐसे स्थान पर नहीं डाला जाएगा जो नियत नहीं हो, जैसे किसी का कुत्ता मर गया या फिर कोई जो भी है, उसको नगर पालिका स्थान फिक्स करेगी, वहीं आपको डालना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कहीं भी खाली प्लॉट दे के आपने उसको वहाँ पे फेंक दिया, इसके लिए मनाही है। ये कौन कहता है, धारा 232 कहती है। उसके बाद लिखा हुआ है धारा 233, धारा 233 में लिखा हुआ है मार्गों को गंदा करने और कोई ठोस अपशिष्ट जमा करने या फेंकने के लिए दंड, ठीक है। आप मान लो सार्वजनिक मार्ग को गंदा कर रहे हो या ठोस अपशिष्ट को जमा या फेंकने के लिए आपको 500 रुपये तक जुर्माना दिया जाएगा, ना तो आप फेंकोगे ना आप फेंकवाओगे, ठीक है। धारा 233 में लिखा हुआ है। धारा 234 में लिखा हुआ जीव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन कैसे होगा, तो इसका प्रबंधन करने के लिए हम पहले पढ़ चुके हैं। केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बना रखा है, उसके अधीन उसमें कुछ प्रावधान लिखे हुए हैं, उसके अधीन नगर पालिका स्वयं या प्राधिकृत कोई व्यक्ति या कोई एजेंसी को सौंपेगी और उसके माध्यम से इसका प्रबंध करवाएगी। ऐसे ही परिसंकट में जो अपशिष्ट है उसके लिए भी क्या किया जाएगा, यही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन नगर पालिका स्वयं कर सकती है या किसी एजेंसी को सौंप सकती है। तो ये सेम बात कहाँ जाएगी, धारा 235 में आ जाएगी,
ठीक है, धारा 235 तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए धारा 236 में लिखा हुआ है कतिपय बहिर्गत भागों के लिए अनुज्ञा आवश्यक। मतलब आपने मकान बनाए, ठीक है, तो आपने ये तो पहले पढ़ भी चुके हैं भाई बहिर्गत भाग क्या होते हैं, ठीक है। तो नगर पालिका वो जो भी आप बहिर्गत भाग बना रहे हो उसके लिए नगर पालिका की अनुज्ञा आवश्यक है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, मान लो कि यातायात की बहुलता को देखते हुए, लोक सुविधा को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक मार्गों पर आपने ये मार्ग है, यहाँ पे आपका घर है, ठीक है, तो आपने कोई बालकनी बना ली, खिड़की बना ली, कोई छोटा सा पार्क लगा देते हैं ना शहरों में आजकल, छोटा सा पार्क बना दिया, ठीक है, या फिर सीढ़ियाँ बना ली, इधर से बेसमेंट का रास्ता निकाल दिया, तो अब इससे सड़क तो रुकी गई ना, वह यातायात बाधित हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको नगर पालिका की लिखित अनुज्ञा होनी चाहिए। पहले आप कुछ भी बनाने से पहले, जो सार्वजनिक मार्ग है उसके पास कुछ भी बनाने से पहले आपको नगर पालिका की अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर आप अनुमति नहीं लेते हो, बिना अनुमति के बनाते हो, तो फिर आपको 5,000 से लेकर 10,000 तक जुर्माना देना पड़ेगा, और ऐसे बहिर्गत को हटाने का आदेश दिया जाएगा आपको कि भाई इसको हटा दो। अगर आप नहीं हटाते हो, खुद नहीं हटाते हो, तो फिर नगर पालिका स्वयं हटाएगी और आपसे पैसे लेगी। जो खर्चा होगा, जो हटाने का जो खर्चा होगा आपसे लिया जाएगा। और ये जो जब तक आप नहीं हटाते हो, उल्लंघन जारी रखते हो, तब तक आपको 50 से 100 रुपये प्रतिदिन आपको देने पड़ेंगे। अब आगे देखो, मान लो कि स्वामी या अधिभोगी है, ठीक है, इसने क्या किया, भवन के आगे निर्मित बहिर्गत भाग बना लिया, अतिक्रमण किया, ठीक है, भाग बना लिया, इसको अतिक्रमण ही बोलेंगे, आपने बिना अनुज्ञा के किया। इससे क्या हो रहा है, अवरोध हो रहा है या सुविधाजनक आवागमन में दिक्कत हो रही है, नाली मन नाली अवरुद्ध हो रही है, ठीक है। तो नगर पालिका आपको लिखित सूचना देगी, लिखित सूचना के माध्यम से बोलेगी हटाओ या इसको परिवर्तित करो, मतलब कम ज़्यादा करो, ठीक है। और अगर ऐसा कोई निर्माण जो नगर पालिका लिखित अनुज्ञा से निर्मित किया गया है, मान लो कि नगर पालिका ने पहले आपको अनुमति दे दी थी कि हाँ भाई साहब आप यहाँ पे छोटा सा आप ये जो पार्क है वो लगा सकते हो, लेकिन बाद में नगर पालिका खुद ही बोल रही है कि नहीं इसको हटाओ, इससे दिक्कत हो रही है, तो आप नगर पालिका की अनुमति से बनवाया था ना, तो इसलिए आपको नगर पालिका के द्वारा क्षतिपूर्ति दी जाएगी, ठीक है। आपको इसके लिए नगर पालिका क्षतिपूर्ति देगी इसको हटाने का, क्योंकि आपने बिना अनुज्ञा के तो लगाया नहीं था, नगर पालिका की अनुमति से लगाया था, तो आपका खर्चा हुआ। फिर उसके बाद नगर पालिका बोल रही है इसको हटा दो, तो हटा दो, तो उसका खर्चा भी नगर पालिका देगी। उसके बाद देखिए धारा 237 में लिखा हुआ वर्षा जल के लिए द्रोणी या पाइप। भाई वर्षा जल के लिए आपको अलग से नाली या पाइप लगाना पड़ेगा। देखो पहले भवन के, इसको डिटेल से पढ़ते हैं। भवन के स्वामी, पहले भवन का स्वामी वो छत या अन्य भागों से जल का संग्रहण या वहन करने के लिए कह सकती है, उसकी छत है, और बरसात के टाइम पे जो पानी निकलता है उसको इकट्ठा करने के लिए कह सकती है। उसके बाद में इस जो पानी है, छत और अन्य जो पानी है, उसको जो है आप सार्वजनिक मार्ग पर नहीं डालोगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि वो जो सड़क है उसकी तरफ मुंह कर दिया और चलो पानी बह रहा है वहाँ पे, ऐसा नहीं है। तो मार्ग में आने जाने वाले व्यक्तियों पर ना पड़े, इस बात का ध्यान रखें, मार्ग को कोई नुकसान नहीं हो। अगर आप कंटिन्यू बरसात का पानी, आपका पाइप इतना लंबा है घर का, तो डायरेक्ट उस पर सड़क पे गिर रहा है, तो कंटिन्यू गिरेगा तो उसमें सड़क में गड्ढा हो जाएगा, ठीक है। तो आप मार्ग में आने जाने वाले व्यक्तियों पर ना पड़े और मार्ग को कोई नुकसान न पहुंचाए, ठीक है। इसके लिए वर्षा के जल के निस्तारण के लिए पाइप की आपको समुचित व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक होता है ना, ये आपका घर है, और एक तो आप ऐसे होता है कि गाँव में निकाल देते हैं ऐसे और ये पानी गिरता रहता है, ऐसे नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, घर है और घर के सारे ये पाइप है, इसको ऐसे नीचे ऐसे छोड़ना पड़ता है, ठीक है। समुचित व्यवस्था करनी पड़ेगी, और उल्लंघन करोगे तो जुर्माना 1,000 से लेकर के 2,000 रुपये तक आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अब देखिए धारा 238 और 237 एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वहाँ पे आपको बताया था कि सावधानी बरतें कि आपका जो पानी है वो सार्वजनिक मार्ग पर नहीं जाए, किसी के ऊपर नहीं गिरे, उल्लंघन करते हो तो जुर्माना होगा। अब देखो दूसरा आगे कह रहे हैं कि उस पानी का करेंगे क्या, फिर उसको जल संग्रहण करो, वर्षा जल संग्रहण संरचना का उपन, उसके लिए टाँका बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये कह रही है, एक तो देखो सरकार द्वारा वित्त पोषित संरचना, मतलब सरकार की कोई भी संस्थाएं हैं, आंगनबाड़ी है, स्कूल है, मतलब सरकार के द्वारा उसको पैसा मिल रहा है, सरकारी कार्यालय है, वहाँ पे सरकार वर्षा जल संग्रहण के लिए समुचित व्यवस्था करेगी, ठीक है। या फिर कोई प्राइवेट निजी संपत्ति है, वो भूखंड 300 वर्ग मीटर से अधिक का आकार का है, कितने आकार का, 300 वर्ग मीटर से अधिक आकार का है, तो वे इन नियमों के अधीन आते हैं, और उन स्वामियों या अधिभोगियों को नगर पालिका आदेश देगी कि वैसा आप वर्षा जल संग्रहण संरचना का निर्माण करो, मतलब टाँके वगैरह या कोई कुंड वगैरह बनाओ। अगर आप ऐसा नहीं करते हो
तो आपका जो है नक्शा अनुमोदित नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप उसमें नक्शे के अंदर आपको ये पहले बताना पड़ेगा कि हम यहाँ पे टाँका बनाएंगे, तो अगर आपने नहीं बताया तो आपका नक्शा अनुमोदित नहीं किया जाएगा, भवन नहीं बना पाओगे। दूसरा, भवन निर्माण के बाद धारा 194 में अधिभोग, अपने 194 में एक अधिभोग या पूर्णता प्रमाण पत्र के बारे में पढ़ा था, जो कि आपको कब पूरी शर्तों के साथ नगर पालिका से लेना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको अधिभोग या पूर्णता प्रमाण पत्र भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको वर्षा जल संग्रहण जो है वो बनाना पड़ेगा, न कि बनाना पड़ेगा बल्कि उसको चालू हालत में आपको नगर पालिका को दिखाना पड़ेगा, तभी जाके नक्शा अप्रूवल होगा। ओके, ये अगर आप इसका उल्लंघन करते हो तो आपको जुर्माना लगेगा। जुर्माने में आपको 7 दिन का कारावास हो सकता है और 25,000 से लेकर के 1 लाख तक का जुर्माना दिया जा सकता है। वर्षा जल संग्रहण का पुनः उपयोग इस तरह का अनुपालन माना जाएगा। ये तो एडवांस व्यक्ति है कि भाई आपने वर्षा जल संग्रहण तो किया ही किया, उसका पुनः उपयोग भी कर रहे हो, रिसाइकल भी कर रहे हो, तो ये भी उसका इस धारा का अनुपालन माना जाएगा। उसके बाद देखिए धारा 238A। धारा 238 में ये लिखा हुआ है कि पार्किंग के लिए क्या क्या प्रावधान है। तो नगर पालिका जो है वो नक्शा अनुमोदित करने से पहले पार्किंग की व्यवस्था भी देखती है कि भाई यहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह आएगी या खुद की इसकी गाड़ी आएगी तो खड़ी कहाँ होगी, सड़क पे थोड़ी खड़ी करोगे तो मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको पार्किंग की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो पार्किंग अनिवार्य है, अन्यथा नक्शा अनुमोदित नहीं होगा। पहली बात, अधिभोग या पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए भी जरूरी है। भवन को पानी का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, अगर आपने पार्किंग नहीं रखी है तो पानी का कनेक्शन नहीं मिलेगा। उल्लंघन करने पर 25,000 से 1 लाख तक का जुर्माना और कारावास 7 दिन का। यह है धारा 238A। अब देखिए धारा 239 में क्या लिखा हुआ है। मकानों पर ब्रैकेट इत्यादि लगाना। ब्रैकेट इत्यादि मतलब जैसे मकान है, आपका मकान है ये, ठीक है, तो आप ऐसे होता है ना कि यहाँ पे ब्रैकेट वगैरह ऐसे छज्जा सा लगा देते हो या फिर एक वो लोहे की जो है उन एंगल से निकाल देते हो। ठीक है, तो वो इत्यादि लगाना। तो नगर पालिका जो है आपके टेलीफोन की कोई लाइन है, बिजली के तारों को ले जाने के लिए या कोई अन्य कार्य के लिए कोई पाइप ले जाने के लिए आपके भवन के बाहर ये ब्रैकेट लगा सकते हैं। जैसे आपका घर यहाँ है, एक व्यक्ति का घर यहाँ है और तीसरे का यहाँ है, तो अब अगर यहाँ से डायरेक्ट ये बिजली के तार यहाँ खींचते हैं तो आपके घर के पास से जाएगा, तो यहाँ पे दुर्घटना होने की संभावना, ये खतरनाक है, आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो नगर पालिका क्या करती है, आपके घर से एक एंगल ऐसे निकाल देती है। ठीक है, ये एंगल निकाला, अब ये तार इस पे, उसके बाद इसके ऊपर, तो अब आपके घर से दूर हो गया, तो अब इसमें कोई खतरा नहीं है। ठीक है, तो ये एंगल जो है नगर पालिका बना सकती है, ये कहती है धारा 239। उसके बाद देखिए धारा 240। धारा 240 में लिखा हुआ है कि मार्गों के नाम रखना। अब ये बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप कहीं पे जाते हो, मतलब जैसे आपने शहरों में जाते हो, जयपुर में आपने देखा होगा, ठीक है, तो आप कहीं भी जाते हो तो उसमें एक घर के बाहर एक तो नाम लिखा होता है स्वामी का, वो वहाँ पे मकान का संख्या नंबर लिखी होती है, कितने नंबर है, और दूसरा वो जगह कौन सी है, से विजय पथ है, सिपरा पथ है, जो भी है वो वहाँ पे उसके नीचे लिखा हुआ होता है, कौन सी कॉलोनी है, कॉलोनी का नाम लिखा होता है। ठीक है, तो ये वो अपनी मर्जी से थोड़ी लिखवाते हैं, ये उनका अनिवार्य है, नगर पालिका का नियम है कि आपको लिखवाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखवाओगे तो नगर पालिका स्वयं लिख के जाएगी और वो तख्ती सी लगा देगी। और सरकारी काम है, सरकारी काम में ज़्यादा खर्चा थोड़ी करेंगे, तो लोहे की प्लेट से बनाएगी और लगा के उसके टांग जाएगी। तो उनको लगता है कि अब इतना बड़ा भवन बनाया, लाख करोड़ रुपए दिए और उसके बाद बाहर लोहे की तख्ती लटकी हुई है, तो बुरा लगता है ना, इसलिए वो खुद से एक बढ़िया सा नाम खुदवाते हैं, फलाना फलाना नाम है, इतना संख्या नंबर घर है और उस पर ये कॉलोनी है, मोहल्ला है। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा। ये काम किसका है, नगर पालिका का है। तो नगर पालिका समय समय पर एक तो प्रत्येक मार्ग, सार्वजनिक स्थान, कॉलोनी, मोहल्ला, मार्केट, बाजार, पुल, फ्लाईओवर, उद्यान, इनके क्या करेगी, नाम निर्धारित करेगी समय समय पर। इनके समीप, इनके दोनों तरफ या तो दोनों स्थान पे या समीप या कोने पर इनका नाम सहज दृष्टि से जहाँ दिख सके सबको नाम लिखवाएगी। ठीक है, उसके बाद नगर पालिका प्रत्येक घर को एक संख्या नंबर देगी और भवन के बाहर प्रवेश द्वार पर किसी सहज दृश्य भाग पर एक प्लेट लगाएगी। ठीक है, नगर पालिका काम है, लेकिन जो मालिक है वो स्वयं में लगा लेता है, इस पर संख्यांक लिखा होगा, स्वामी का नाम लिखा होगा। ठीक है, और इसका जो खर्चा है वो स्वामी से वसूल करेगी अगर नगर पालिका लगाती है तो। अगर उल्लंघन किया है तो जुर्माना 1,000 से लेकर के 2,000 रुपये तक आपको देना पड़ेगा। तो ये हमने देखी है धारा 221 से लेकर के 240 तक जो है हमने ये धाराएं देखी हैं, मतलब हमने 20 धाराएं देखी हैं। तो एक बार हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं।
और उसके बाद में इसके अगले वाली जो धाराएं हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये वाली जो वीडियो है वो आपको समझ में आई होंगी और आपको धाराएं याद हो रही होंगी। ठीक है, इन धाराओं को आप दो काम कर सकते हो, एक तो आप खुद इनको लिख लिख के बार बार रिवीजन करके याद करें, दूसरा एक काम ये कर सकते हो कि आप वीडियोज़ को बार बार सुने। ठीक है, पहले बार आप नॉर्मल स्पीड में सुन लो, दूसरी बार आप स्पीड जो है बढ़ा के सुन लो। ठीक है, लेकिन अगर आप बार बार सुनोगे, सुनने से भी याद होता है, तो आपको ये धाराएं जो है याद हो जाएंगी। एक बार हम छोटा सा क्विक रिवीजन करेंगे, डिटेल में नहीं करेंगे लेकिन ऊपर ऊपर से करेंगे, ताकि आप एक बार आपको दोबारा से एक साथ इमेज बन जाए। तो हमने सबसे पहले पढ़ी थी धारा 221। 221 में हमने ये पढ़ा था कि परिसर के स्वामी को अन्य व्यक्तियों के, कोई ये परिसर है, ये कोई व्यक्ति है और ये अन्य व्यक्ति की ज़मीन है, तो इसको इसके ज़मीन से ऊपर से पाइप या नाली ले जाने का अधिकार होगा। ये नगर पालिका को अनुमोदन करेगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को, उसको लगे एकमात्र उपाय है, तो वो क्या करेगा, इसको अनुमति दे देगा। अगर यहाँ पे बाद में भवन बनाएगा ये, तो इसको वापस हटा देगा। ठीक है, फिर है धारा 222। धारा 222 में हमने पढ़ा था कि किसी कार्य के लिए कोई व्यक्ति उत्तरदायी है तो नगर पालिका उसको नोटिस देगी कि कार्य कराओ। अगर वो नहीं करता निश्चित समय में तो नगर पालिका स्वयं करवाएगी और उसका खर्चा जो है वो किससे लेगी, उस स्वामी से लेगी। उसके बाद 223 में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी कार्य है वो प्लम्बर, जो लाइसेंसधारी प्लम्बर है, उसी के द्वारा करवाया जाएगा, हर मामूली कार्यों को छोड़ करके। उसकी कुछ शर्तें थी। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 224 में पढ़ा था कुछ कार्यों के लिए मनाही है, मतलब आप किसी अधिकारी के कार्य में बाधा नहीं डालोगे। दूसरा, किसी वाल को घुमाओगे नहीं, जलमार्ग को बाधित नहीं करोगे, किसी नाली में प्लास्टिक की थैलियाँ नहीं फेंकोगे। तो ये किस में थी, कुछ कार्यों के लिए प्रतिषेध, धारा 224 में। उसके बाद हमने देखी थी धारा 225 में हमने देखा था कि कोई मलवाही कार्य हैं, संक्रमण है, उनका रख रखाव है, बिल काटना है, ये सारे काम या तो नगर पालिका स्वयं कर सकती है या किसी एजेंसी को सौंप सकती है। फिर हमने पढ़ी थी धारा 226 में हमने पढ़ा था कि ठोस अपशिष्ट प्रबंध है, कचरा है, उसका प्रबंध कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 नगर पालिका वो केंद्र सरकार ने बना रखा है, उसके अधीन आपको करना पड़ेगा। फिर धारा 227 में हमने ये देखा था कि ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन और प्रभारों का संग्रहण सौंपा जाना, किसको सौंपेगा, तो नगर पालिका स्वयं करेगी या किसी एजेंसी को सौंप देगी। ठीक है, फिर धारा 228 हमने पढ़ी थी। धारा 228 में हमने देखा था ठोस अपशिष्टों का नगर पालिका की संपत्ति होना। भाई जो भी आपने कचरा एक बार कचरे गाड़ी में डाल दिया या फिर कचरा पात्र में डाल दिया, वो अब नगर पालिका की संपत्ति होगी, नगर पालिका उसका कुछ भी कर सकती है। उसके बाद धारा 229 में हमने ये पढ़ा था कि एक स्थान नियत करना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक फिक्स स्थान करना जहाँ पर उसको वहन किया जाएगा, वहीं के ऊपर उसको संग्रहण किया जाएगा, लेकिन आप जो है भू उपयोग परिवर्तन के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। फिर हमने पढ़ी थी धारा 230 में हमने पढ़ा था कि स्वामियों और अधिभोगियों का कर्तव्य क्या है ठोस कचरा अपशिष्ट के लेके। तो वो अलग अलग कचरा पात्र लगवाएंगे, वहाँ पे अलग अलग थैलियाँ डलवाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में उसका संपूर्ण तरीके से निस्तारण करेंगे। जो गृहोत्पादक या जो भी पुनः प्रसंस्करण कचरा है उसको अलग से डलवाएंगे और दूसरा कचरा पात्रों की नियमित रूप से सफाई करवाएंगे। तो ये हमने देखी धारा 230 में। उसके बाद हमने पढ़ा था धारा 231 में पढ़ा था कि जो अपार्टमेंट है, जो सोसाइटी है, जो कॉलोनी है, उनका क्या कर्तव्य है। तो उनका कर्तव्य यही है कि भाई अलग अलग कचरा पात्र लगवाओ, यहाँ पे अलग अलग जो उनमें थैलियाँ होनी चाहिए ताकि उनको निकाल के किस में डाल सके, कचरे पात्र की गाड़ी में डाल सके। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 232 में पढ़ा था प्रतिषेध, कुछ कार्यों के लिए मना। कुछ कार्य जैसे आप कचरा नहीं फैलाओगे, कचरे को इधर उधर नहीं डालोगे, आपके कोई मृत जानवर है उसको इधर उधर नहीं फेंकोगे, उसके लिए निश्चित स्थान फिक्स है, वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 233 में ये पढ़ा था कि अगर मार्गों को गंदा करोगे, ठोस अपशिष्ट जमा करोगे, फेंकोगे, तो उसके लिए क्या होगा, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। 500 रुपये जुर्माना लगेगा अगर आप कचरे को इधर उधर फेंकते हो तो। उसके बाद 234 में हमने पढ़ा था जीव चिकित्सा अपशिष्ट और 235 में हमने पढ़ा था परिसंकट में अपशिष्ट। तो इन दोनों का प्रबंध जो है वो केंद्र सरकार का अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 236 में हमने पढ़ा था कि आपने कोई बहिर्गत भाग बनाए हैं, ठीक है, मकान के बाहर कोई भाग बनाए हैं, तो उसको जो नगर पालिका यातायात और लोक सुविधा के लिए आपको हटवाने के लिए कह सकती है। अगर आप उसका उल्लंघन करते हो तो फिर आपको 5,000 से 10,000 का जुर्माना देना पड़ेगा और दूसरा प्रतिदिन 50 से 100 रुपये आपको देने पड़ेंगे।
और अगर आपने नगर पालिका की अनुमति से बनाया था उसको पहले और अगर नगर पालिका हटाने के लिए कह रही है तो नगर पालिका आपको क्षतिपूर्ति दे देगी। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 237 में ये पढ़ा था कि वर्षा जल जो भी वर्षा का जल है वो आपकी छतों से आता है, आपके घर से आता है, उसको आप डायरेक्ट सार्वजनिक मार्ग पर नहीं डालेंगे या फिर ऐसी जगह पर नहीं डालेंगे जहाँ व्यक्तियों का आवागमन में बाधा हो, या फिर किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं डालोगे, ठीक है। उसका अगर उल्लंघन करते हो तो जुर्माना 1000 से 2000 रुपये लगेगा। फिर हमने पढ़ी थी धारा 238 में ये पढ़ा था भाई इस जल का करोगे क्या, आप कह रहे हो कि मार्ग पे मत डालो तो करोगे क्या, तो इसको संग्रहण करो, संग्रहण करके इसको वापस उपयोग में लो, ठीक है। फिर धारा 238 में हमने पार्किंग की व्यवस्था देखी थी, पार्किंग व्यवस्था होना चाहिए, अगर नहीं होगी तो नक्शा अनुमोदित नहीं किया जाएगा, आपको अधिभोग का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा और पानी का कनेक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप जुर्माने का इसका उल्लंघन करते हो तो आपको 25,000 से लेकर के 1 लाख तक जुर्माना और 7 दिन का कारावास दिया जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ी थी 239 में हमने पढ़ा था कि मकानों से ब्रैकेट निकाल सकते हैं, आपके एंगल बना सकते हैं ताकि सुविधा हो टेलीफोन के बिजली के तारों को ले जाने के लिए। फिर धारा 240 में हमने पढ़ा था कि मार्गों के नाम रखना, मकानों का संख्यांकन करना, ठीक है। उसके बाद उसके जो घर के बाहर वो पट्टी लगाना, ये नगर पालिका का काम है, लेकिन जो खर्चा है वो स्वामी से लिया जाएगा। तो ये हमने देखी है धारा 220 से लेकर के धारा 240 तक हमने देख ली है। तो आई होप आपको ये जो है समझ में आया होगा और आपको धाराएं याद हुई होंगी और आप इनको बार बार रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप इनको बार बार रिवीजन करते रहें और आपके जो भी डाउट हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको जो PDF है, PDF आपको RS विद GSIQ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। दूसरा, अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और आपको ये क्लासें कैसी लग रही हैं उसका जो आपकी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।